बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर की। सिंगल यूज़र आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके पास एक ही क्लाइंट हो और एक ही सर्वर हो, यानी एक बंदा दूसरे बंदे से जो बात कर रहा होता है हम उसको क्लाइंट सर्वर उसको हम लोग सिंगल यूज़र कह सकते हैं, सिंपली मैं बोलूँ तो। आज इस बारे में हम बात करेंगे वो मल्टी यूज़र डेटाबेस आर्किटेक्चर होगा। देखो वर्ड की तरफ ज़रा गौर करो। लफ्ज़ है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र का मतलब हो गया एक से ज़ायद। डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटाबेस का आर्किटेक्चर, तो एक से ज़ायद यूज़र्स के लिए डेटाबेस का आर्किटेक्चर। यानी जहाँ पर जिस तरह हमारे कॉलेज के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और वो सारे गूगल पे जाकर पाकिस्तान को सर्च कर रहे हो, तो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो गूगल के डेटाबेस से पाकिस्तान को सर्च कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हुए, मल्टीपल यूज़र हुए या मल्टी यूज़र हुए। ठीक है, जब भी हम मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम तीन आर्किटेक्चर्स हमेशा मद्देनज़र रखते हैं। नंबर 1 टेली प्रोसेसिंग, नंबर 2 फाइल सर्वर, नंबर 3 क्लाइंट सर्वर। बहुत आसान और बहुत ईजी है। ये सब्जेक्ट ही रिलेटिवली, मैंने अगर आपने चीज़ नोटिस की होगी, इजी है एज़ कम्पेयर टू आप लोग जो डाटा स्ट्रक्चर और बाकी पहले से जो कोर्सेज पढ़ के आए हो उसकी निस्बत। पहले हम बात करते हैं टेली प्रोसेसिंग के ऊपर। देखो लफ्ज़ टेली प्रोसेसिंग जो होती है ना, टेली का मतलब होता है सिंगल कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग का मतलब हो गया प्रोसेसिंग करना, तो सिंगल प्रोसेसिंग हो गई। ये सबसे, अगर हम मल्टी यूज़र की बात करें तो मल्टी यूज़र के अंदर ये सबसे पुरानी तरीका है, सबसे पुराना जो तरीका था कम्युनिकेशन का वो ये है। यानी अगर आप मल्टी यूज़र का सबसे पुराना आर्किटेक्चर बोलें तो टेली प्रोसेसिंग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है। देखो फिगर 1 में एक कंप्यूटर, 2, 3, 4 और 5 आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सारे टर्मिनल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लाइन को हम टर्मिनल बोलते हैं। तो टेली प्रोसेसिंग क्या हुई, दैट व्हेन वी हैव मोर देन वन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ कॉल्ड टेली प्रोसेसिंग। माजरत बैकग्राउंड की आवाज़ से आप लोगों को बड़े अच्छे से पता चल ही गया होगा कि जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। टेली प्रोसेसिंग होती क्या है? टेली प्रोसेसिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक फ़िज़िकल कंप्यूटर्स की बाउंड्री के अंदर ही होती हैं। जैसे ये देखो, ये एक बाउंड्री है। अब जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं, अगर इसने इसको कोई डेटा भेजना है तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगा, फिर इसने कोई डेटा भेजना होगा इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब एक बाउंड्री है, उसी में हम करते हैं। नंबर 2, हम नॉर्मली जो टर्मिनल्स होते हैं इसको टर्मिनल बोलते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बाद आगे कोई चीज़ नहीं जा रही होती। यहाँ से कम्युनिकेशन इधर जा रही है और इधर वापस आ रही है, यहाँ से इस कंप्यूटर से आगे कहीं भी नहीं जा रही। हम लोग ये कहते हैं जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं डम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उनका काम डाटा सेंड और रिसीव करना होता है। ये किसी केबल के थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये केबल्स देख लें आप लोग। उसके बाद टर्मिनल जो होता है वो क्या करता है कि मैसेजेस सेंड करता है, किसके थ्रू? कम्युनिकेशन कंट्रोल सब सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यानी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो जो क्या कर रहा होगा, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा जिसकी जो आपको डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर ये इन सब में व्हाट्सएप पड़ा हुआ है विंडोज़ 10 के अंदर। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करके क्या डाटा जो है सेंड और रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से जो मैसेजेस हैं वो वापस जो है टर्मिनल के थ्रू आते भी हैं। जैसे ये कंप्यूटर ने कोई डाटा इस कंप्यूटर को भेजना था तो वो क्या करेगा, पहले इधर जाएगा और फिर इधर आएगा इस चीज़ में। अच्छा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? देखो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि इन सब का अब्बा है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो लेट सपोज कि अगर सीपीयू ख़राब हो जाए या इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो जितने भी टर्मिनल्स हैं सारे के सारे मेरे ख़राब हो जाएंगे। यही चीज़ बता रहा है वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, और नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा डाटा भेज रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा डाटा भेज रहा है, ये भी तो ये बड़ा मुश्किल होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इसको कैलकुलेट करना या इस पर काम करना।
तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उस पर जो बर्डन ज़्यादा आता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। पार्ट नंबर 2 है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। फाइल सर्वर आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो लफ्ज़ है फाइल सर्वर, FSB हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क पर। नॉर्मली नेटवर्क के ऊपर हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिवाइड हो जाती है। फाइल सर्वर क्या करता है, फाइल्स को होल्ड करके रहता है जो डेटाबेस को चाहिए होती हैं चलाने के लिए। ठीक है, पर ये जो एप्लीकेशंस हैं जो डेटाबेसेस पे रन क्या करती हैं, वो फाइल सर्वर से चीज़ें रिक्वेस्ट करती हैं ताकि वो अपने काम को चला सकें। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकेंगे। ये देखें वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हुए फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। और फाइल सर्वर आगे किसके साथ कनेक्टेड है, डेटाबेस के साथ। देखो अगर इस कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि किंग्स कॉलेज के कितने बच्चे हैं जो इस सेमेस्टर में पास हुए हैं, ये क्या करेगा, ये इस टर्मिनल के थ्रू डाटा भेजेगा, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू भेजेगा किसको, फाइल सर्वर को। फाइल सर्वर क्या करेगा, डाटा को चेक करेगा कि किस तरह का चाहिए और वो जाके चेक करवाएगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर से वो क्यूरी वापस किधर आ जाएगी, फाइल सर्वर में, और फाइल सर्वर इसको वापस भेज देगा। तो ये एक तरीका होता है। पिछले में क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, लेकिन इसमें हमारा जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइल सर्वर के आने से क्या हुआ, फाइल सर्वर हैंडल करता है फाइल्स को, ठीक है, और डेटाबेस क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन जो सेव की होती है उसको सेंड और रिट्रीव करवाता है। ठीक है, अच्छा जी, फाइल सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है बड़ा सिंपली तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल इसी तरह जिसे आपकी हार्ड डिस्क करती है। हार्ड डिस्क में भी यही चीज़ होती है, हमारे फाइल सर्वर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जाना हो डी ड्राइव के अंदर देखना हो कितनी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डी ड्राइव में जाऊँगा, फाइल सर्वर क्या करेगा कि डेटाबेस से रब्ता करके बोलेगा हाँ जी मुझे बताओ कि कितनी तस्वीरें पड़ी हैं, चेक करके देख के यहाँ से जवाब वापस इसको वर्क स्टेशन 1 को भेजेगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। नंबर 2 कि जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो फाइल सर्वर का क्या काम होता है कि वो डेटाबेस को जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं सेंड करता है और उनसे रिट्रीव करवाता है उनके आंसर। नंबर 3 क्या चीज़ होगी कि जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ाइल सर्वर में हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये जो डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जनरेट होती है, जो क्या करती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को भी परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी चीज़ की उस पर असरअंदाज होती है। इसकी मिसाल इस तरह की है कि अगर ये वर्क स्टेशन अभी तो 3 है, सपोज़ करो 100 वर्क स्टेशन, तो सब लैन को यूज़ करके फ़ाइल सर्वर पे आ जाए तो फाइल सर्वर भारी हो जाएगा। जब यहाँ से चीज़ भारी होगी तो यहाँ से डाटा सेंड करने में, रिसीव करवाने में इसको मसला होगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ाइल सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है उसके 3 मेन डिसएडवांटेज होते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज अमाउंट जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको हैंडल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि ये जो डेटाबेस यहाँ पे पड़ा इसकी एक कॉपी फाइल सर्वर सारी वर्क स्टेशन को खुद ब खुद सेंड कर दे, ताकि अगर किसी वर्क स्टेशन को कोई चीज़ चाहिए हो तो उसकी कॉपी में से देख ले, रादर देन के बार बार इनसे रब्ता करे। नंबर 3 कोकरेंसी और रिकवरी जो होती है, इंटेग्रिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डेटाबेस को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं। ये देखो ना, अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक फ़ाइल को चेंज करना था, ठीक है, या मैंने फॉर एग्जांपल डेटाबेस के टेबल के जो थी फॉर्मेट था उसको चेंज करना था, और अगर बहुत सारे वर्क स्टेशन उसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई जा रही है। लास्ट हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है वो क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, उसके ऊपर होता है। सबसे पहली बात ये है कि क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पहले 2 हम लोग मेथड्स पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जो है सेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें होती थी, उसको अकोमोडेट करने के लिए ताकि वो मसला ना हो,
ठीक है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं और उनके साथ कैसे सिस्टम इंटरेक्ट करेंगे उस चीज़ के ऊपर होता है। अभी ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ये मेरा एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर लैन के साथ कनेक्टेड होकर सर्वर के ऊपर आते हैं। सर्वर क्या है, उसके साथ ही डाटाबेस है और ये डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली खुद अपनी तरफ से भी डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ दिस डाटाबेस। ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि हमारे पास सर्वर जो होता है वही सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि नाम का ही बताया गया है कि क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है कुछ चीज़ें जो उसको सर्वर से चाहिए होती हैं। जैसे अगर मैं गूगल से बोलूँ कि मुझे पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो मैं क्लाइंट हूँ और गूगल के अंदर जो सर्वर लगा हुआ है, जो चीज़ लगी है जो मुझे डाटा वापस भेजती है, मुझे दिखाती है, वो मेरा सर्वर हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ना ही क्लाइंट साइड पे और ना ही सर्वर साइड के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से चीज़ चाह रहा है और सर्वर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चीज़ रिट्रीव करके क्लाइंट को भेजता है। नंबर 3 चीज़ ये है कि ये बहुत कॉमन है कि सर्वर को जो है वो हम लोग जो है ना एक लोकल एरिया नेटवर्क की साइड पे रखते हैं और बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो दूसरी साइड पे होते हैं। इसलिए बहुत अच्छी सी मिसाल मैं देता हूँ कि जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर या अमेरिका के अंदर सर्वर है और पाकिस्तान के जो कंप्यूटर्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड, सर्वर्स कहीं और पड़े हैं और क्लाइंट्स कहीं और हैं। देखते हैं क्लाइंट सर्वर्स के फंक्शंस में क्या फ़र्क है। सबसे पहला जो है, क्लाइंट क्या करता है, यूज़र इंटरफेस को मैनेज करता है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप को आप लोगों ने गूगल से कोई चीज़ सर्च करनी थी तो जाहिर सी बात है आपके पास इंटरफेस था। और सर्वर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है डाटाबेस की रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट की तरफ से आई होती है। जैसे गूगल में की मिसाल में गूगल का जो ब्राउज़र है वो आपको सर्च करके बताता है कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो वो ये चीज़ है और उसका आंसर ये है। नंबर 2 कि एक्सेप्ट करता है और चेक करता है सिंटैक्स किसका, जो यूज़र इनपुट कर रहा है। जैसे अगर आप गलती से @ लिखना भूल जाओ समटाइम ईमेल में तो आपको एरर आ जाता है, तो वो क्लाइंट साइड पे होता है। सर्वर क्या करता है, उसकी ऑथराइजेशन चेक करता है। मिसाल के तौर पर आपने लॉगिन किया फेसबुक के ऊपर, पासवर्ड सही है गलत है या क्या है, वो सर्वर साइड पे होगा। नंबर 3 चीज़ क्या है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो एप्लीकेशन लॉजिक को प्रोसेस करता है और हमारे जो सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को चेक करते हैं कि वो वायलेटेड ना हो। एप्लीकेशन लॉजिक का मतलब है कि किस तरह का काम करना है, ये क्लाइंट बताता है और सर्वर क्या करता है, बताता है कि इस काम करने के तरीके ये होंगे और इसी के मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। क्लाइंट क्या करता है, डेटाबेस की रिक्वेस्ट भेजता है या ट्रांसमिट करता है सर्वर को, सर्वर को बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सर्वर क्या करता है, उसके ऊपर क्यूरी लगाता है इंसर्ट डिलीट अपडेट की और क्या करता है, डाटा जो आया होता है क्लाइंट का कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो उसको वापस भेजता है। अच्छा जी, लास्ट क्लाइंट का क्या काम होता है कि वो क्या करता है कि अगर उसके पास वो चीज़ आ गई, उसको आगे और कोई और चीज़ चाहिए तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा दोबारा से यूज़र को। जबकि हमारे पास सर्वर में क्या होता है कि डाटाबेस की एक्सेस होती है और रिकवरी कंट्रोल होता है कि रिकवर रह सके डाटा का कोई लॉस हो जाए। और कोकरेंट डाटाबेस एक्सेस का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स एक ही डाटा को एक्सेस करना होना। तो ये हम कह रहे हैं कि ये क्लाइंट के फंक्शन होते हैं और ये सर्वर के फंक्शन होते हैं। तो ये आज की क्लास में आज हम लोगों ने पढ़ना था कि हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हम लोगों ने बात की टेली प्रोसेसिंग की, उससे पहले हमने बात की मल्टी यूज़र डाटाबेस आर्किटेक्चर। हमने बोला कि जब एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हो एक ही रिसोर्स को तो हम इसको मल्टीपल यूज़र डाटाबेस आर्किटेक्चर बोलेंगे। पहला टेली प्रोसेसिंग था जिसमें हमारे पास एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, सारे इसके साथ कनेक्टेड होते थे। मसला क्या था, अगर ये ख़त्म हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सिस्टम नहीं चल सकता। फिर दूसरा हमारे पास फाइल सर्वर आया जिसमें क्या हुआ, हमारे पास फाइल सर्वर आ गया और साथ डाटाबेस बना हुआ आ गया। तो क्या करते थे, सारे कंप्यूटर्स होते हैं लैन को यूज़ करके फाइल सर्वर को बोलते थे मुझे ये चीज़ चाहिए, फाइल सर्वर आगे डाटाबेस से अंदर से चीज़ ढूंढ के सेंड और रिसीव करवाता था। उसके बाद तीसरा हमने क्लाइंट सर्वर पढ़ा। क्लाइंट सर्वर में क्या था, हमारे पास सर्वर था लेकिन विद DBMS था। तो सर्वर में जब DBMS आ गया तो उसका मतलब सर्वर के पास भी डाटाबेस है, तो उसको बार बार डाटाबेस से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक एक कॉपी भी क्लाइंट को सेंड कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्लाइंट और सर्वर के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर आज। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले आप।